नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बार्थोलोमेव डियास, कोलंबस और वास्को डी गामा के द्वारा की गई भौगोलिक खोजों के बारे में बात की और उनके द्वारा अपनाए गए रूट को समझने की हमने कोशिश की। इस वीडियो में हम वास्को डी गामा के बारे में और अधिक चर्चा करने वाले हैं। वास्को डी गामा पहुंचते हैं केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत तक। केप ऑफ गुड होप को पार करने के बाद वो अरब सागर में जब पहुंचते हैं तो उनका मार्गदर्शन करते हैं एक गुजराती जिनका नाम होता है इब्न मजीद। इब्न मजीद की सहायता से वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मलाबार रीजन में कालीकट नामक स्थान पर पहुंचते हैं। यह वही कालीकट है जिसे हम आज केरल में स्थित कोझिकोड के नाम से जानते हैं। वास्को डी गामा जब यहाँ पहुंचते हैं तो क्योंकि यहाँ के लोकल व्यापार पर उस समय पर अरबी व्यापारियों का नियंत्रण होता है तो वो उनका विरोध करते हैं, लेकिन कालीकट के जो हिंदू शासक होते हैं जिनका नाम तो होता है मनविक्रम और जिनकी उपाधि होती है जमोरिन। जमोरिन उनकी पैतृक उपाधि होती है जिसका मतलब होता है सी किंग यानी कि सागर का स्वामी। तो ये जमोरिन वास्को डी गामा का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और उन्हें अपने राज्य से मसाले ले जाने की अनुमति देते हैं। वास्को डी गामा यहाँ से जो भी मसाले व अन्य सामग्री ले जाते हैं और वापस जब वो 1499 में यूरोप पहुंचते हैं तो अपनी संपूर्ण यात्रा का व्यय निकालने के बाद भी उन्हें लगभग 60 गुना लाभ होता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि उस समय पर मसालों का यह व्यापार कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा होगा। और इस वजह से कुछ समय के लिए, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली इस व्यापार में इन्वॉल्व होते हैं, तो इस वजह से कुछ समय के लिए पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन यूरोपीय व्यापार वाणिज्य का केंद्र बन जाती है। और इस कारण से उस समय पर पुर्तगाल के जो राजा होते हैं जिनका नाम है मैनुअल फर्स्ट, वो वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण करते हैं। जब वास्को डी गामा वापस यूरोप पहुंचते हैं तो वो पेड्रो अल्वारेस कैब्रल को प्रोत्साहित करते हैं, उनको रिकमेंड करते हैं भारत आने के लिए। पेड्रो अल्वारेस कैब्रल के द्वारा इससे पूर्व ब्राजील की खोज की जा चुकी थी, तो वो भी भारत पहुंचते हैं और भारत पहुंचकर वो कालीकट, क्योंकि पहले अरबी व्यापारियों के द्वारा पुर्तगालियों का विरोध किया जा रहा था, तो वो एक तरीके से कालीकट से मुस्लिम या इन अरबी व्यापारियों को निष्कासित कर देते हैं। हालांकि 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर से भारत आते हैं और वापस से व्यापार हेतु मसाले व अन्य सामग्री यूरोप लेकर के पहुंचते हैं। वास्को डी गामा और इन अन्य पुर्तगालियों के बार बार भारत आने के कारण पुर्तगाली व्यापार जो है वो भारत में इस समय पर काफी फैल रहा होता है। तो इस कारण से पुर्तगालियों के द्वारा कुछ स्थानों पर फैक्ट्रियों की स्थापना की जाती है। सबसे पहला स्थान जहाँ पे पुर्तगालियों के द्वारा फैक्ट्री की स्थापना की गई वो था कोचीन, जो आप यहाँ राउंड में देख पा रहे हैं। वो कोचिन नामक स्थल है जो कि केरल में स्थित है। वास्को डी गामा जहाँ सबसे पहले पहुंचते हैं वो कालीकट भी आपको दिखाई दे रहा होगा एक राउंड में। और पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री की स्थापना कोचिन में होने के बाद उनकी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की जाती है कन्नूर में, जो कि 1505 में की जाती है। तो इस तरीके से पुर्तगालियों की कुछ प्रारंभिक फैक्ट्रियां स्थापित की जाती हैं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि ये जो फैक्ट्रीज हैं वो कोई कारखाने या मैन्युफैक्चरिंग साइट न होकर के सिंपली गोडाउन्स थे जिनका फोर्टिफिकेशन यानी कि किलेबंदी की जा सकती थी। तो अब जब पुर्तगालियों का व्यापार भारत में बहुत ज्यादा फैल रहा था तो अब पुर्तगाली शासन के द्वारा, पुर्तगाली सरकार के द्वारा भारत में इस व्यापार को की देखभाल करने के लिए कुछ गवर्नरों की नियुक्तियां की जाती हैं, जिसमें सबसे पहले गवर्नर जो होते हैं उनका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर के रूप में कार्य करते हैं। ये कोचिन में फोर्ट बनाते हैं, फोर्ट मैनुअल, और ऐसा इसलिए करते हैं
क्योंकि इनको पुर्तगाली सरकार के द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि भारत में पुर्तगाली व्यापार की सुरक्षा की जाए और इस हेतु ऐसे दुर्ग बनाए जाएं जिसके माध्यम से हिंद महासागर का जो व्यापार है उन पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इस वजह से 1505 में जब ये पहुंचते हैं तो उसके बाद कोचीन में फोर्ट मैनुअल का निर्माण करते हैं और पुर्तगाली व्यापार का एकाधिकार स्थापित करने के लिए ये एक नीति अपनाते हैं जिसे हम ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति के नाम से जानते हैं, जिसका उद्देश्य होता है भारत के व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार स्थापित करना। अब जब ये एकाधिकार स्थापित करने की कोशिशें करते हैं तो बहुत ही स्वाभाविक है कि कुछ युद्ध होंगे, क्योंकि अरबी व्यापारी आरंभ से ही पुर्तगालियों का विरोध कर रहे थे। तो इस कारण से 1508 में चोल का युद्ध होता है। यह होता है एक तरफ तो पुर्तगालियों के बीच और दूसरी तरफ एक मुस्लिम गठबंधन स्थापित होता है जिसमें तुर्की का सुल्तान, इजिप्ट यानी कि मिस्र का सुल्तान और गुजरात के जो शासक होते हैं उस समय जिनका नाम है महमूद बेगड़ा, इन तीनों का गठबंधन होता है और दूसरी तरफ होते हैं पुर्तगाली। इस युद्ध में पुर्तगालियों की पराजय हो जाती है जिनका नेतृत्व कर रहे होते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का पुत्र इस युद्ध में मारा जाता है। चोल ये मुंबई के दक्षिण में 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चोल के इस प्रथम युद्ध के बाद चोल का द्वितीय युद्ध भी होता है जिसे हम दीव के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि 1509 ईस्वी में लड़ा गया था। यह भी नौसेनाओं के द्वारा ही लड़ा गया युद्ध था, लेकिन इस युद्ध में पुर्तगाली जो है वो इस मुस्लिम गठबंधन को परास्त करने में सफल हो जाते हैं और उसके बाद सामुद्रिक व्यापार पर एक तरीके से पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में यह समझने की कोशिश की कि पुर्तगालियों का आरंभिक व्यापार किस तरीके से होता है और उनको आरंभ में किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पुर्तगाली जब यूरोप से भारत पहुंचते हैं तो उनके लिए आर्थिक और धार्मिक कारण दोनों ही उत्तरदायी होते हैं। आर्थिक कारण के तौर पर तो हमने समझा कि किस तरीके से वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों के द्वारा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाने पर और कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपोल पर तुर्कों का अधिकार हो जाने पर आर्थिक कारण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था, क्योंकि गरम मसालों की यूरोप में बहुत ज्यादा मांग थी। और धार्मिक कारण था क्योंकि हमने जब 3G के बारे में बात की थी, आपको अगर याद होगा तो हमने भौगोलिक खोजों के जो कारण है उनमें 3G के बारे में बात की थी, जिसका मतलब है गोल्ड, ग्लोरी और ट्रेड। तो इस तरीके से हमने 3G के बारे में भी बात की थी और वहां पे एक जो गोल्ड ग्लोरी के साथ धर्म जो है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये वापस से अपनी ग्लोरी को एस्टेब्लिश करना चाहते थे। धर्म युद्धों में जो इन्होंने अपनी ग्लोरी खो दी थी मुसलमानों से, उसको वापस से एस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो इस कारण से ये वापस ईसाई धर्म का एक तरीके से प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में पुर्तगालियों के प्रारंभिक क्रियाकलापों के बारे में बात की। आगे हम अन्य पुर्तगाली गवर्नरों के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।